So let's begin the next chapter, chapter 14, electronic devices. What are electronic devices and what's the difference between electrical devices and electronic devices? Generally जो आम इंसान होता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोई फर्क नहीं है कि ठीक है क्या लेने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो फैन ला रहे हो तो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आया, या फिर मोबाइल ला रहे हो तो इलेक्ट्रिक आइटम ले आया, कुछ भी मतलब ऐसे. So what's the basic difference between electrical science and electronic science? Electronics or electronic devices generally work on low voltage. किस पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? लो वोल्टेज पर. और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क ऑन हाई वोल्टेज. ठीक है. सो जनरली 5 volt to 12 volt. In general, maximum devices which operate around 5 volt, near about it, these are considered in electronic devices, and those work above 12 volt are considered as electrical devices. ठीक है. सो ये है सबसे बेसिक पहले तो इन दो ब्रांच में डिफरेंस. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चर्चा चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं या इनका यूज क्यों कर रहे हैं और या फिर कैसे कर रहे हैं. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रॉन सभी में पाया जाता है. एक चीज. दूसरा, वो इतना लाइटर है, लाइटर एलिमेंट है या लाइटर पार्टिकल है जिसकी स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को इजीली चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सर्टेन वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो लगा करके आप उसकी स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी कंट्रोल. तो इसकी इस प्रॉपर्टी के बेस पर स्टार्ट हुआ क्या, किसका काम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का. तो अभी पहले इसकी थोड़ी बहुत बेसिक की क्या हुआ था, कहाँ से थोड़ा बहुत है, वो थोड़ा सा हिस्ट्री हल्की सी देख लेते हैं. नेक्स्ट क्लासेस से प्रॉपर हमारा इसका स्टार्ट रहेगा, लेकिन अभी हिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें चली. तो जब शुरू में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनना चालू हुए तो सबसे पहले जो डिवाइस बने वो थे वैक्यूम ट्यूब्स. क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स. या मैं ये जनरली बोल दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको अगर हिस्टोरिकल बेस पर क्लासिफाई किया जाए तो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को. एक वैक्यूम ट्यूब्स और एक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. ये आपके हिस्ट्री हो चुकी है वैक्यूम ट्यूब्स, और ये हमारा फ्यूचर है सॉलिड स्टेट. तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल व्यू वी कैन क्लासिफाई द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन टू कैटेगरी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी? ये कुछ वैसी है जैसे आपने एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा था, है ना. एक ट्यूब होती थी, वैक्यूम उसके अंदर बना करके रखते थे, 2 इलेक्ट्रोड लेते थे, एक को हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको बोल देते हैं क्या? एनोड. और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, या एक काम करता हूं, आप लोगों ने उधर से पढ़ा होगा उसी तरीके से बताता हूं जो आपने पढ़ा होगा. ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? कैथोड. और पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया तो ये क्या हो गया? एनोड. हाँ भाई, एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जल्दी से आंसर दीजिए. नेगेटिव. हाँ जी, पॉजिटिव. पॉजिटिव. और कैथोड नेगेटिव. नेगेटिव. कैथोड नेगेटिव. कैटायंस पॉजिटिव. कैटायंस पॉजिटिव. एनायंस नेगेटिव आयंस. कैटायंस पॉजिटिव आयन. कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इजंट इट? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ ना, जल्दी बोलो. अरे बोलो.
Yes, sir. हाँ, ठीक है। सो एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये है, ये वैक्यूम ट्यूब ही है, ये इसी की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ हैवी सेटअप बनाना पड़ता है। तो जो सबसे पहले बात करी गई वैक्यूम ट्यूब जो बने, वो यूज करते थे इलेक्ट्रोड्स को। इनको डिजाइन कैसे किया गया था? इलेक्ट्रोड्स एंड वैक्यूम बना करके। वैक्यूम बनाना कंपलसरी होता था। रीजन क्या होता था? अगर वैक्यूम नहीं रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैवल करेंगे वो एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड होकर के अपनी डायरेक्शन या स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमें वैक्यूम मेंटेन करना होता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड वैक्यूम इन्वॉल्वमेंट। इसके बेस पर दो तीन तरीके के वैक्यूम ट्यूब्स को डेवलप किया गया था, जैसे डायोड्स, ट्रायोड्स, पेंटोड। नाम से समझ में आ रहा होगा इनका मीनिंग। डायोड जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जांपल ये रही वो वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स का यूज किया गया है? 2। उसको क्या बोल दिया? डायोड। डाई मीन्स 2 इलेक्ट्रोड, तो डायोड। ट्रायोड 3 इलेक्ट्रोड्स, पेंटोड 5 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो ऐसी ट्यूब्स को बोला गया था वैक्यूम ट्यूब्स। ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके की डिजाइन की गई थी। फिर ये आज की तारीख में इनका यूज ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। ये कहां देखने को मिलेगी आपको? पिक्चर ट्यूब आपने देखी पुराने टीवी, जो जिसकी स्क्रीन आगे से तो फ्लैट टाइप की होती है लेकिन पीछे से बहुत लंबी होती है ना। आज की तारीख में एलसीडी बिल्कुल फ्लैट आ चुके हैं। तो एलसीडी, एलईडीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रॉपर, फ्यूचर वाले। जो पुराने टीवी हैं वो कौन से डिवाइसेस है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड, ठीक है साहब। अच्छा, अब इनमें होता क्या था, इनकी क्या परेशानी थी और ये क्यों ऑब्सोलीट हो गए आज की तारीख में? 1 सेकेंड। तो ऑब्सोलीट क्यों हो गए, इसके कुछ सर्टेन रीजन समझते हैं। वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स, सेकेंड थिंग वैक्यूम, दैट्स व्हाई देयर सेटअप इज वेरी बल्कियर। मेजर प्रॉब्लम बल्कियर है ना, बल्कि जितनी चीज होगी वो कॉस्टली उतना ही हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल ज्यादा लगना है किसी न किसी टाइप का। सो बल्कियर बोथ हो गए, नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, कॉस्टिंग उनकी ज्यादा बढ़ गई, एंड दे वर मोर हीटिंग ज्यादा होती थी, ठीक है। ये तो हुई इनकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है तो पहली चीज आपको बहुत हाई पोटेंशियल एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा। फिर उस एक्सटर्नल पोटेंशियल से पहले कैथोड हीटअप होगा, इसको गर्म किया जाएगा। इसको हीट देने के वजह से, ये इलेक्ट्रोड बेसिकली किसकी बनी हुई है? मेटल प्लेट्स होती हैं 2, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, एक को नेगेटिव से। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये हीट खाती है, हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है। उस हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो इलेक्ट्रॉन दे तो देंगे, कहां दे देंगे? अभी मान लो थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन वो फ्री अभी हवा में नहीं आया, अभी वो कहां चल रहा है? मेटल की सरफेस पर ही इधर उधर घूमने के लिए फ्री हो पाया है। उसको मैं इतनी एनर्जी देना चाहता हूं कि वो उस प्लेट से बाहर आ जाए, इतनी ज्यादा, तो इसको पहले बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती। उस हीट देने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बाहर आते ही ये हाई टेंशन का पोटेंशियल जो डिफरेंस लगा रखा है, इसकी तरफ, एक तरफ बहुत हाई नेगेटिव है और एक तरफ बहुत हाई पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे किधर की तरफ? पॉजिटिव साइड पर। कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या पहले एमिट होते हैं, एमिट हीट होने के कारण होते हैं।
तो इसका फिर अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इसमें एक करंट सेटअप हो गई, अब हमारा डिवाइस वर्क करेगा। ठीक, उसके लिए वैक्यूम की जरूरत है। तो वैक्यूम की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले बहुत हाई टेंशन और उसको हीट करने की जरूरत है। इसका मतलब जब तक ये हीट अच्छा खासा हीट अप ना हो जाए तब तक ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने की जो जेरोक्स मशीन्स होती हैं, वो बोलते हैं कि थोड़ी देर इसको पहले गर्म होना पड़ेगा। बहुत से ऐसे डिवाइस होते हैं वो कहते हैं कि इसको थोड़ा भी पहले हीट खाने दो फिर ये स्टार्ट होगी अच्छे से। ये कुछ वैसे प्रोसेस होते हैं। अब मेरे को स्विच ऑन करना है तो पहले मैं इसका इंतजार करूं, अभी ये चलेगा, अभी चलेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा फिर जाएगा। तो ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, अच्छा इसकी अच्छी बात क्या थी, यूनिडायरेक्शनल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ ही हो सकता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, एडवांटेज अगर पूछे तो। लेकिन वो एडवांटेज दूसरे में भी है। तो उस टाइम के एडवांटेज बस यही थे जिसलिए यूज कर रहे थे कि इसको हम अपनी बैटरी को के वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवा करके इजीली फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर डिफाइंड एज such devices in which work based on the controlled manner of the flow of electrons. Yeah, what are electronic devices? Those devices which work or their action is based on the controlled flow of control and directional control flow of is their in terms of their speed and direction. Control flow of electron in terms of their speed and direction through it is are called electronic devices. तो वो डिवाइसेस जिनसे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल मैनर के अंदर उनकी स्पीड और डायरेक्शन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ऐसे डिवाइसेस को ये बोल रहे हैं। तो ये इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है इसलिए इनको वैक्यूम वॉल्व भी बोल दिया जाता है। वैक्यूम वॉल्व्स आर नथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सिंस इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, द वैक्यूम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड वैक्यूम वॉल्व। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ एडवांटेज, लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या हो गए अभी मैंने बताया। पहले हीट करना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा हाई एक्सटर्नल आपको वोल्टेज लगाना पड़ेगा। बोला जाता है कि टीवी के पीछे जो पिक्चर ट्यूब होती थी कि एकदम से नहीं जाना चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज डेवलप होता है वहां पर, बड़ी वाली टीवी जो होती है, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, पावर कंजप्शन हाई हो जाता है, नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, बल्कि बहुत हैवी हो चुकी है। 4 जने आएंगे तब जा करके तो वो कंधों पे रख करके इधर उधर लेकर के जाओगे। सो दैट्स व्हाई दीज हैज बिकम ऑब्सोलीट। अब आइए हमारे पास 1930 के आसपास सेमीकंडक्टर बेस्ड मटेरियल्स जिन्होंने स्टार्ट करी सॉलिड स्टेट, जिसको हम बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सो व्हाट आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस? These are those electronic devices which are based on semiconductor materials. Semiconductor materials उनको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, लैपटॉप आ रहा है, इसके अंदर 512 GB की SSD लगी हुई है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आर जनरली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ मटेरियल? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ स्पेशलिटी है। ठीक है, अच्छा पहले सेमीकंडक्टर्स पूछ लें कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। तो नाम तो सुना ही होगा आपने, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? दोज मटेरियल्स व्हिच possess the properties of both type of elements, both type कौन कौन से? मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स या इंसुलेटर ज्यादा एप्रोप्रिएट। सो which carry both type of conductors and non-conducting properties are called semiconductors। सेमीकंडक्टर जो कंडक्टिंग भी होंगे और नॉन कंडक्टिंग भी होगी, स्पेशल तरीके की। इनकी स्पेशल खासियत क्या है? अच्छा पहले क्वेश्चन फिर से, कौन कौन होते हैं? सो आपने केमिस्ट्री के अंदर तो पढ़ा ही होगा सेमीकंडक्टर्स। भोली सी ऐसी तेरी आत्मा, ये याद आ रही है? पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से चलती है, उसके अंदर हम स्टेप्स बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, उस सीढ़ी
और उसके आसपास की, है ना, ये आपका तो यहां पर आप इनके पेयर्स की फॉर्म में देखिए, ये जो है भोली सी ऐसी तेरी आत्मा 80, है ना, इस सीडी पे रहने वाले, इसमें बोरोन नहीं आता है एक्चुअल में, यहां से हम स्टार्टिंग कर देते हैं, लेकिन बोरोन इज नॉट द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? एसआई से। तो एसआई है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, है ना। और आर्सेनिक है, फिर इसी तरीके से टेलुरियम है, पोलोनियम है और एसबी, ठीक है। तो ये आपके SiGe, AsSb, TePO, ये आपके कौन क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स। क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। सो मेटेलॉइड्स आर दोज जिनके एक तरफ हैं मेटल्स, दूसरी तरफ हैं नॉन मेटल्स, एंड दीज आर सच एलिमेंट्स व्हिच possesses both the type of properties of metals and non metals। फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं इनकी क्या? सेमीकंडक्टर्स की, है ना, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। उनमें भी सबसे अच्छे SI एंड G, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये वो डिवाइसेस हैं जिसको लेकर के पूरा फ्यूचर चल रहा है हमारा, ठीक है। जैसे आपने देखा मोबाइल की सिम होती है, किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन की, है ना। तो बहुत सारी जो मैक्सिमम चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक, या सारी की सारी इन्हीं पर ही बेस्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इनका स्पेशल खासियत क्या क्या है? पहली चीज, यहाँ कोई तामझाम की जरूरत नहीं है, यहां पर हीट दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हीट नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये मैंने एक सिलिकॉन की प्लेट दे दी, और मान लो मैंने कुछ कुछ डिवाइस इसका बना रखा है, और ये प्लग कनेक्ट किया, इधर स्विच ऑन किया, यहीं का यहीं इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर यहीं का यहीं घूम जाएगा। मुझे कोई ट्यूब की जरूरत नहीं है, मुझे कोई वैक्यूम बनाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा इस शीट के अंदर ही, सेमीकंडक्टिंग शीट के अंदर ही, उसी मटेरियल में घूम जाएगा, जो भी आप सर्किट डिजाइन करोगे उसके अंदर। तो हमें ना तो वैक्यूम की जरूरत हो रही है, ना हमें हीट देने की जरूरत हो रही है, वैक्यूम ट्यूब की, यानी कि वैक्यूम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बल्किनेस खत्म हो गई। थर्ड चीज, इधर स्विच ऑन किया, इधर ये फ्लो हो गया, यानी कि हीट देने की इसको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पर वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसकी खासियत, और काफी कॉम्पैक्ट हो गया। अब देखो ये तो है पूरा सेटअप, और यहां पे एक है बिल्कुल शीट सेटअप, फ्लैट। तो एलईडी हो गई आपकी फ्लैट, ये टीवी की जो ट्यूब थी वो हो गई कॉम्पैक्ट, ये आ गया हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की हीट का इश्यू खत्म, वैक्यूम ट्यूब्स का इश्यू खत्म, बल्किनेस खत्म, ट्रांसपोर्टेशन इजी, ठीक है। केवल टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए इनिशियल कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर रिसर्च डेवलपमेंट हो चुकी होती है, वो डिवाइस आगे चल के धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जनरली सस्ते होते हैं, शुरू में जो लॉन्च होगा वो महंगा होगा, और उसके बाद उसकी रेट कम हो जाती है। आप महंगा फोन खरीदते हो, कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है। आप टीवी महंगा खरीद रहे हो, 2 महीने, 5 महीने, साल भर बाद वही टीवी आपको सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट सेटअप ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट सेटअप इसका काफी कम होता है, मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर आराम से काम करेगा, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। दीज आर द so many advantages, that's why our future is depending or utilizing such kind of materials, semiconductors। तो आपको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि भाई
क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, कितनों को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स समझ में आ गए साहब। Next, we are talking about classification of solids in terms of their electrical, not electronic, electrical properties. Electric properties के बेस पर हम solid को किस तरीके से classify, अभी मैं semiconductor नहीं बोल रहा हूँ, solid, वो solid क्या भी हो सकता है, metal भी हो सकता है, non metal भी हो सकता है, metalloid भी हो सकता है, यानी कि कितने टाइप्स हो गए। अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में बोले तो मेटल को फिजिक्स में क्या बोलेंगे, कंडक्टर, नॉन मेटल को इंसुलेटर, और मेटलॉइड्स को, तो यार होशियार हो गए तुम लोग। 3 टाइप्स कौन कौन से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। किस बेस पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितने अच्छे से किससे फ्लो होगी नहीं होगी, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी के अंदर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स वो जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई या बहुत लो, जल्दी जल्दी एवरीवन, conductivity of the conductor should be high, very high. conductivity जितनी अच्छी होगी वो उतना ही ज्यादा good conductor of electricity, ठीक है। और insulators की conductivity बिल्कुल लोएस्ट होनी ही नहीं चाहिए या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स इनके बीच की, ठीक है, यानी कि इनके पास इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो क्या ख्याल है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर शुड बी लोएस्ट, वेरी लोएस्ट, एंड इंसुलेटर हाईएस्ट, हाईएस्ट, एंड सेमीकंडक्टर अगेन इन बिटवीन, Moderate. है ना, मॉडरेट। किस इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की, वेरी गुड, इंसुलेटर की ज्यादा होगी एंड सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी। और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी। समझ में आ गया। सो इस बेस पर हमने कुछ इसकी रेंज बना रखी है। सिग्मा बोले तो क्या, कंडक्टिविटी। भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, हाँ भाई जल्दी 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 जल्दी, व्हाट इज द ओम मीटर इनवर्स, क्या, Ohm inverse. ओम मीटर इनवर्स, गलत जवाब, ओम इनवर्स गलत जवाब, ओम इनवर्स गलत जवाब, साइमन ओम पर मीटर। मीटर, साइमन पर मीटर, है ना। ओम इनवर्स पे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हुआ, मैं कंडक्टिविटी पूछ रहा हूं, जैसे रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी वैसे कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। आई एम आस्किंग द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, इट शुड बी साइमन पर मीटर, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, है ना। ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर, ठीक है। इसकी अगर रेंज समझे हम तो रटने की जरूरत नहीं, लेकिन रट लोगे तो अच्छी बात है इनके बारे में। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा या सबसे कम, हाईएस्ट या लोएस्ट, Highest. तो 10 to the power 2 to 10 to the power 8, ठीक है, साइमन पर मीटर। इसकी होती है 10 to the power 8 और इसकी होती है 10 to the power क्या, -5 to 10 to the power 0, क्या होती है ना, 10 to the power -5। मतलब सेमीकंडक्टर की क्या करेगी, इनके इनबिटेड, मैंने माइनस
10⁻⁻8। भाई इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लोएस्ट या हाईएस्ट? जल्दी जल्दी, लोएस्ट। लोएस्ट। समझ में आ गया? तो लोएस्ट मैंने लिख रखी 10⁻⁻8। इसी तरह से हमें पता है रेजिस्टिविटी इज द अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी, 1/ρ=1/σ। तो एक तरह से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻8। क्या रेजिस्टिविटी लोएस्ट होनी चाहिए कंडक्टर्स की? यस सर। इसकी इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाईएस्ट, Highest. और इसकी इन दोनों के इन बिटवीन। बोलो समझ में आ गया क्या? जल्दी जल्दी, क्लियर है? तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है किसका, सॉलिड्स का, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इस टर्म्स में याद रखें कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की ये रेंज दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं साहब, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये हमने सॉलिड का किया है, ध्यान रखिएगा। अब जो क्लासिफिकेशन मैं लिख रहा हूं वो किसका है, सेमीकंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। क्लासिफिकेशन खुद दो बेस पर है, बेस्ड ऑन कि वो किस, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि कैसे मिलकर के बना हुआ है केमिकल कंपोजिशन, और वो किस नेचर में पाए जाते हैं, मतलब उनका प्योर है, इम्प्योर है, कैसा है। तो बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो एक नेचर के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है और एक उनकी केमिकल कंपोजिशन पे क्लासिफिकेशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हमने सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कहलाता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और एक कहलाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एलिमेंटल नाम से पता चल रहा है आपको क्या, जिसमें सिर्फ क्या हो, ऐसे सेमीकंडक्टर जो सिर्फ क्या रख रहे हो, एलिमेंट्स, एटॉमिक फॉर्म में हो, है ना, कंपाउंड फॉर्म में ना हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो। तो ये इनके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन अपने आप में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, एक केवल सिलिकॉन। इसी तरीके से जर्मेनियम, ये कौन से कैटेगरी में आ गए, एलिमेंटल। ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी आज की तारीख में दो टाइप की चीजों से मिलकर के बन रहे हैं। या तो दो टाइप के मटेरियल्स क्या हो गए, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, और एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल जो कंपाउंड फॉर्म में पूछूं तो वो क्या हो सकते हैं, CdS, है ना, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, CdSe, इसी तरीके से जो भी और लिख दें एटसेट्रा। दिख गए ये कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड फॉर्म में, और कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कैसे पता चलता है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन जनरली, है ना, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो पता ही है, जो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं है, ठीक। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन से, कंपाउंड वाले, तो ये जनरली पॉली वाले, तो पॉलीमर्स, जनरली जो पॉलीमर्स टाइप के सेमीकंडक्टर से, फॉर एग्जांपल पॉलीपाइरोल, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, ठीक है, पॉलीएनिलीन, और पॉली थायोनिन, ये सब, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। नेचर के बेस पर बात करें तो हम नेचर, तो ये है इसका बेसिकली केमिकल कंपोजिशन पर क्लासिफिकेशन। इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पता रहे, आपकी एक जीके बनी रहे, उसके लिए क्लासिफिकेशन है। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हम, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले इसका,
जो पढ़ेंगे वो नेचर वाला पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन आता है केमिस्ट्री में, ठीक है। हम फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, फिजिक्स चलती है नेचर पर। तो फिजिक्स में यानी कि नेचर के बेस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, यानी कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिक्स हो। तो इसी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी कैटेगराइज अंडर प्योर, कि केवल अगर एक ही टाइप का मटेरियल ले ले तो या तो सिर्फ सिलिकॉन टाइप का या सिर्फ जर्मेनियम टाइप का है तो वो क्या हो गया, प्योर, ठीक। लेकिन सिलिकॉन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला दी तो वो इम्प्योर हो गया, तो फिर वो एक्सट्रिंसिक में। तो दो चीज बनी भी सिलिकॉन की है, लेकिन एक के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है मिक्स और एक में इंप्योरिटी मिक्स है, तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सट्रिंसिक। सो प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एलिमेंटल है, यहाँ पे सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, और सिलिकॉन में ही मान लीजिए मैंने आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड या एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स इंसर्ट कर दिए मान लो, तो प्योर किसको बोलते हैं, 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन, उसको प्योरिश फॉर्म मान लेते हैं। 1 ppm बोले तो